अफजल गुरु, रात भर हमको नींद नहीं आई। उस टाइम पे यही हुआ कि इशू कि इसको यूपी में कितने लोगों को, मुस्लिम्स को कस्टोडियल डेथ्स हुए, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वहां के भी ग्रुप्स ने खासकर इस बात को तवज्जो दी कि आप इसको मुस्लिम इशू मत बनाइए। हमको मालूम है, ये हम सब जानते हैं कि मुस्लिम के साथ बेइंसाफी हुई, लेकिन हमको इसको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नजरिए से देखना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इस क्योंकि नहीं तो आपका जो सपोर्ट बेस है, जो एक पब्लिक सपोर्ट है, जो एक वाइड बेस्ड जो कि सपोर्ट हमको चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत सिर्फ नंबर्स में है। जो इंसानियत में हमारी मेजॉरिटी सपोर्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स के तहत से आएगी। हमारे पास बंदूकें नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। हमारी एक ताकत है और वो है जनशक्ति। और जनशक्ति तभी आएगी जब मेजॉरिटी जो आम लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और इस तरह की सेक्टेरियन और डिविसिव जो कि आवाम को बांटती है, इस तरीके के नजरिए के खिलाफ आवाज उठाएं। तो मैं तो आगे इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि ये जो मुस्लिम हिंदू की नजर का टर्म्स में देखना, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की टर्म्स में देखना, ये भी एक मेंटल एंस्लेवमेंट है और ये एक नकाब है, ये एक धोखा है, ये एक आंखों में झूल डोलने का आइडियोलॉजिकल तरीका है। क्यों है? क्योंकि असली मेजॉरिटी, इसके पीछे सियासती खेल है, सियासती वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप लोगों को मजहब और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी और हिंदू मुस्लिम के तरीके से उनको उलझा देंगे तो ये भूल जाएंगे असली मसला तो अमीर गरीब का है, असली मसला तो रोजी रोटी मकान का है, एक आम इंसान का है जिसको अपना लीगल राइट भी नहीं मिलता। जो जुडिशरी है वो भी बायस्ड है। आज तक मैंने किसी अमीर आदमी को बहुत फांसी चढ़ते नहीं देखा। ऐसा तो है नहीं कि किसी अमीर ने फांसी चढ़ने लायक कोई गलती नहीं की हो। केसेस की जजमेंट्स भी जो हैं वो भी अक्सर डामाडोल करके वो लोग एस्केप कर लेते हैं। लेकिन गरीब कोई बेचारा भूख के लिए 10 रुपए की चोरी भी करता है तो उसको मार पीट के जेल में जाके टांगे तोड़ देते हैं। और अपने वो है ना वो जो पुलिस कांस्टेबल थे खदीर भाई, अब्दुल खदीर भाई, इतने सालों से वो जेल में कर रहे हैं, उनके गैंग्रीन से हाथ पैर कट गए, अभी तक उनको रिहा नहीं किया जा रहा। वो इंसान कहां से कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा? इट इज टोटली इनह्यूमन। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, उनकी जो लीगल लड़ाई है और बहुत दिल और पैशन के साथ एडवोकेट पुष्पिंदर कौर कर रही हैं, जो कि एक सिख लेडी है और मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और मेरे को मालूम है कि वो जब बात करती हैं खदीर भाई के बारे में, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी फीलिंग के साथ बात। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पूरी हमारी स्टेट है, हमारा आवाम है, ये पॉलिटिकली लोडेड है इन द फेवर ऑफ द रिच एंड द पावरफुल एंड द माइटी। आम इंसान के लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। कुछ अगर 144 लगता है या किसी किस्म की कुछ दहशत फैलती है तो वहां के जो फ्रूट वेंडर्स हैं चार मीनार के, जो कि हाई इंटरेस्ट पे लोन लेके अपना सेब और केले खरीद के और बंडियां चलाते हैं, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। सफर तो वो करते हैं। आपने मंदिर के इशू पे बना लिया या आपने कोई मिलादुन्नबी के इशू पे अगर आपकी वहां पे भड़क पड़ा, लेकिन सफर तो वो दोनों गरीब करते हैं, दोनों मजहब के हैं। इसलिए पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पर एक अपने SFI के कॉमरेड्स भी हैं, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है जिनकी जिंदगी आगे पड़ी है, आप लोगों को भी अपने काम में इस बात की तवज्जो देनी है कि हमको गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान हाथ मिला के चले। क्योंकि अमीर मुसलमान और अमीर हिंदू दोनों भी बीजेपी और MIM की सांठगांठ के बारे में तो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, जाहिर भाई जानते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स
आजम खान का हाल तो यूपी में आपने देख ही लिया होगा। तो ये जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज करके माइनॉरिटी पार्टी के इंटरेस्ट को, अकालियों का हाल देख लिया होगा, वो भी सिक्स की माइनॉरिटी है। पंजाब में जिस तरीके से बादल की फैमिली ने जो पंजाब को लूटा है, और खालिस्तान के दौर पे जितने सिख यूथ वहां से भागे हैं डर के मारे, उन पे अत्याचार हुआ है, जितनी सिख औरतों के साथ बलात्कार हुए हैं खालिस्तान के नाम पे। इसी तरीके से इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे ओल्ड सिटी में जो अत्याचार हो रहा है, मेरे से ज्यादा आप लोग ज्यादा जानते हैं। क्या बयान किया, हम तो कहानियां सुनते हैं, कहानियां सुनते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। जो वहां पे सूदखोरी के नाम पे जो एक मुसलमान के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कहां लिखा है इस्लाम में? तब कहां गई इस्लाम? इस्लाम में तो सूद लेना बैड है, बिल्कुल हराम है। मैं तो दाद देती हूं प्रॉफेट मोहम्मद को कि इतने हजारों साल पहले ऐसी इंसाइट थी कि आपने सूद को, आपने लिखा, प्रिस्क्राइब किया कि सूद लेना हराम है, जो कि आज इतना रेलेवेंट है, इसकी आज इतनी तवज्जो है। इतने हजारों साल ये नजर थी, ये तो कमाल की बात है। और ये भी नजर थी कि अगर मस्जिद बनानी है, दरगाह बनानी है, तो जमीन पाक होनी चाहिए, उसका जो जिस पैसे से बनती है वो पैसा पाक होना चाहिए। यहाँ पर तो बनाने का क्या सवाल है, बनाते हैं तो पैसे के लिए बनाते हैं। जो बनी हुई दरगाह है उसको रियल एस्टेट, पीछे आपकी फंडामेंटलिस्ट पार्टीज का हाथ है, वो भी तो मुस्लिम है। तो कहने का मेरा मकसद ये है, कहने का कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू क्रिश्चियन हो, उनको अपनी ये जो डिमांड है या अपने जो बेइंसाफियां, जो गैर इंसानी उनके तरीके से उन पर टारगेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ जब आवाज उठाएं, ये कहते हुए मैं शुक्रिया। ये रिलीजियस बिजनेस है, चाहे वो मुसलमान करो, चाहे हिंदू करो, चाहे सिख करो। ये आप देखिए, कभी रिलीजन के वास्ते हम फाइट करते हैं, कभी कास्ट के वास्ते फाइट करते हैं, कभी एक ही कास्ट के दो फोर्सेस फाइट करते हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। अगर हिंदुस्तान में पैदा नहीं होते, या अंबेडकर पैदा नहीं होते, या महात्मा गांधी या मौलाना आजाद, मैं समझता हूँ हम एक को महात्मा का खिताब देते हैं, ये चारों लोग महात्मा के खिताब के काबिल हैं। क्योंकि जैसा अभी सूद के बारे में आपने कहा कि 1400 साल पहले इस्लाम में सूद कि माँ के साथ जिना करने वाले को का अजाब है सूद वाले को, और आज पुराने शहर में सिर्फ सूदखोर भरे हुए हैं और उनका राज चल रहा है, कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में। 5% डेली सूद लिया जाता है मौज वालों से, बंडी वालों से, 4-5% मिनिमम सूद लिया जाता है। कोई उसमें कोई हिंदू आता नहीं, कोई RSS का आदमी नहीं आता, बल्कि वो मुसलमान ही ये काम कर रहे हैं। बात ये है कि बाबरी मस्जिद की शहादत है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में को काला सियाह दिन है, मगर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये है, चाहे वो गुजरात राइट्स हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, ये जो जंग लड़े हैं ये मुसलमान नहीं लड़े हैं, ये हमारे भाई बहन हिंदू सेक्युलर लोग लड़े हैं हमारे वास्ते। आप देखिए, मैं अंबेडकर साहब और फुले साहब का इतना बड़ा फैन हूँ। एक रीजन है कि मिसेस सावित्री फुले 1845 में ये कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास से ये बोले हैं कि आप पैसा सूद पे न लियो। छोटे छोटे जो रिवाज रहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो फंक्शन बनाते हैं, या कोई और दूसरी चीज होती तो फंक्शन बनाते हैं, उससे मनी लेंडर से पैसे लेने से आपकी इकोनॉमी सालों बर्बाद हो जाती है। 1845 में सावित्री फुले ने ये कहा। और एक जिक्र करूंगा कि सावित्री फुले और अंबेडकर का, इसलिए कि फुले को जब स्कूल खोलना चाह रहे थे तो पहली जमीन
कोई एक पठान साहब ने दिए, मोहम्मद खां पठान ने दिया, और उनकी पहली स्कूल की प्रिंसिपल फातिमा भी थे। और तो मुसलमानों का क्या रिलेशनशिप था फूले से। और वैसा ही अंबेडकर साहब जब कांग्रेस से इलेक्शन लड़ना चाहे महाराष्ट्र से, तो उन्हें हरा दिया गया। मैं कोई मुस्लिम लीग का फैन नहीं हूँ, उनको मुस्लिम लीग लेके जाके बांग्लादेश में, प्रेजेंट डे बांग्लादेश से इलेक्शन ठहराई और जीता के लाई, तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर बने इंडिया के, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जहां अगर अंबेडकर साहब एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं देते तो आज एक भी एमएलए एससी एसटी जीत नहीं सकता था। आप उन लोगों को ठहरा दो, आप कोई ओपन सीट से और जिता के बता लो, 0% चांस है। जैसा मैडम ने कहा कि दलित सिखों का क्या हाल है, वैसा ही ये लोग को पावर नहीं मिलता था उस वक्त। मुसलमान और बीसीज बहुत बड़ी गलती करे, अंबेडकर साहब का साथ नहीं दिए। अगर मुसलमान भी साथ देते थे, बीसीज भी साथ देते थे, तो उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलते थे, उन लोगों को भी पॉलिटिकल पावर रहता था नाम का। बात यह है कि चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, फैनेटिक है, और उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम समझते हैं ये मुसलमान बाबरी मस्जिद के बारे में कमेटी बना लेके फाइट करे, वो जितना नुकसान करे उतना वीएचपी भी करा, वो उतना आरएसएस भी करे। दोनों जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत के। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यहाँ मुसलमानों को हवा दे रही थी, वहाँ बीएचपी, आरएसएस और फंडामेंटल हिंदू फोर्सेस हिंदुओं को हवा। लड़ते कौन, मरते कौन? एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। लड़ने वाला गरीब है, मरने वाला गरीब है। पैसे वाला कभी लड़ता नहीं, लड़ाता है। आप तारीख देखिए, माला मादिगा का एग्जाम्पल देता हूँ। माला को लड़ाते मादिगा से, मादिगा को लड़ाते मारा से। और जैसा मुर्गों की फाइट होती है, बचपन में सुनते थे मुर्गे लड़ाते हैं, वो गरीब लड़ते मुर्गे, और वो मारने के बाद भी जो भी हारता है उसकी बिरयानी पकती है, राजाएं बैठ के खाते हैं। वैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, जो हमारे को लड़ाते हैं, फिर हम कटे बाद हमारी बिरयानी खाते वो लोग। वैसा ही बीसीज में होता है, वैसा ही अपर कास्ट हर जगह है। एक पॉलिटिकल पावर की, कुर्सी की झगड़ा है, और कुर्सी के झगड़े को हम गरीब नहीं लड़ना चाहिए। हम गरीब, हमारी रोटी रोजी रोजगार है, हमारे बेसिक इशू है, टॉयलेट का इशू है, इतना बड़ा इशू है टॉयलेट का, सोच नहीं सकते। आप देखेंगे, मेरे की बहुत ख्वाहिश है वृंदावन जाना। वृंदावन में जो हिंदू औरतें हैं जिसको शादी नहीं करने दिया जाता है, उन लोगों वहां लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में उसके विडोज हैं, बेवा औरतें हैं। उसके बारे में बात वक्त सोचता हूं तो मैं बोलता हूं कि कब ये लोग बाहर आएंगे, ये औरतें इतनी हजारों की तादाद में, उनको घर वाले भी लाके छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं हमारे पास ओल्ड सिटी में, जो अरबों से शादी कर रहे हैं, वो छोड़, ये इश्यूज को हम लेना चाहिए। सूदखोरी के इश्यूज हैं, हम लेके फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये इशू इस्लाम का नहीं है, ये इशू हिंदुइज्म का नहीं है, ये इशू हमारी कौम का है। कौम मतलब गरीब लोगों का कौम है। ये जब तक हम गरीब के, अब मोदी साहब जीते हैं, क्या मोदी साहब है जीत लेंगे? हर वक्त लोग मुसलमान ये बोलते थे मोदी आया तो क्या होगा। मैं ये बोलता हूँ, क्यों डरो मोदी से? क्या औरंगजेब एक बादशाह थे, उसको हिंदूज ये बोलते हैं कि बहुत जाबिर बादशाह थे, बहुत तबाही मचाए, तो हिंदुइज्म खत्म हो गया हिंदुस्तान से? क्या इस्लाम गालिब हो गया हिंदुस्तान पे? या बाज वक्त ये बोलते हैं शिवाजी हिंदू के बहुत बड़े बादशाह थे। मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं थी, पॉलिटिक्स थी। ये अपने मजहब के वास्ते करते थे, उन्होंने अपने मजहब के वास्ते भी नहीं, अपनी फैमिली के वास्ते। मेरी फैमिली, मेरा नेक्स्ट जनरेशन बादशाह बनना, उनके वास्ते कोई मजहब की भी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें ये छोटे मोटे इश्यूज में उलझने के बदल, तालीम का इशू है। ओल्ड सिटी में 1248 गवर्नमेंट स्कूल्स थे 1949 में, जब हैदराबाद में मर्ज हुआ, तो 12 इतने स्कूल्स थे। आज 350 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। कौन पढ़ता गवर्नमेंट स्कूल्स में? कौन? सबसे गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में। 1200 स्कूल 5 लाख पॉपुलेशन को थे, तो आज 12,000 स्कूल होना था 1 करोड़ पॉपुलेशन। 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
नहीं है। हमारे बच्चे बच्चा मजदूरी में जा रहे हैं, हमारे मतलब गरीब के, एससीज के, एसटीज के, बीसीज के, अपर कास्ट रेड्डीज के भी गरीब जो है वो लोगों को कोई पावर नहीं है। ये मत सोचो आपके हर रेड्डी पावरफुल है, हर रेड्डी पैसे वाला, या हर वेल्मा पैसे वाला, या हर कम्मा पैसे वाला। उन लोगों में भी गरीब है जिसको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, जीरो है वो लोग भी। तो ये जंग जो है हमारे, अब मोदी साहब जीत गया हिंदुस्तान में, मोदी क्या कर लेंगे आप बोलो। वो एक छोटी बात बोलता हूँ, फलस्तीन 18 लाख पैलेस्टीनियंस है, वर्ल्ड का सब में मोस्ट पावरफुल कंट्री है इसराइल, वो 18 लाख को मिटाने की कोशिश कर रहा, मगर 18 लाख 10 से मस नहीं हुए। हिंदुस्तान में 18 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में 16 से ज्यादा करोड़ एससीज है, 7 करोड़ ट्राइबल्स है, और अपर कास्ट में भी गरीब है। जो पॉलिटिकल पावर रन करते हैं वो एक 50 लाख लोग हैं जो हर स्टेट में नए महाराजा बन गए हैं अपने अपने स्टेट के। चाहे वो नाम होगा रेड्डी होगा, वो राम होगा, वेल्मा होगा, नाम होगा असदुद्दीन ओवैसी होगा, नाम होगा आजम खां होगा, मगर उसका उसके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अपने कम्युनिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। आजम खां की बात करूंगा, ओवैसी का तो सबको मालूम है। आजम खां की बात करूंगा, आजम खां मिनिस्टर इंचार्ज है मुजफ्फरनगर पे, वहां पे 70,000 मुसलमान डिसलोकेट होते हैं, अपने घर छोड़ते हैं, तो उन्होंने 6 महीने आके नहीं देखे। आजम खां पूरे वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, यूरोप को जाते हैं जब मुजफ्फरनगर जल रहा है। मैं हर महीना मुजफ्फरनगर जाता हूँ, वहाँ क्या हालत है मुझे मालूम है। वहाँ की सर्दी ऐसी है कि आप लोग बच्चे मर जा रहे सर्दी की वजह से, अनबॉर्न है बच्चे, अपने घरों से डिसलोकेटेड है और वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। आजम खां मिनिस्टर है इंचार्ज मुजफ्फरनगर के, 75th एनिवर्सरी बर्थडे होती है मुलायम सिंह की, तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके केक कटाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, अपनी कौम से मोहब्बत नहीं, अपनी कम्युनिटी से मोहब्बत नहीं। आजम खां की भैंस घूमती है तो एफआईआर होता है, हजारों मुसलमान औरतों का रेप होता है तो कोई एफआईआर नहीं होता, ना कोई पुलिस स्टेशन से पुलिस वाला जाके रेपिस्ट को पकड़ता है। तो हमारे को ऐसे डाकू बोलना चाहिए, मोटा वर्ड यूज कर रहा हूं, डाकू लीडरों से बचना चाहिए। हमारे में भी है। जब तक मैं यहाँ बैठ के आजम खां की शाही मां की तनकीद नहीं करूंगा, मेरे को कोई राइट नहीं है मोदी के ऊपर अगेंस्ट बोलने का। जब तक मैडम अपने लोगों के अंदर फाइट नहीं करेंगी, उनको कोई राइट नहीं है दूसरों को बोलने का, किसी को नहीं है। आप हम में जितने बैठे हैं किसी को राइट नहीं है, सिर्फ हम पॉलिटिक्स करने अगर ऐसा काम कर रहे हैं। आज हम आए हैं तो हमें यह अहद लेना है। देखिए आप मोदी साहब आए हैं, उनकी किस्मत चल रही है, ऑयल प्राइस $120-130 से $68 हो गया है, तो इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी आई है, मगर उन्हों भी वही काम कर रहे हैं जो अब तक पॉलिटिशियन करा। उन्हों को जो 40,000 करोड़ जीता के लाए हैं, करोड़ों पैसा इन्वेस्ट करके जो जीता के लाए हैं, वो छोटे मोटे आदमी नहीं, आप में नहीं है, वो उसको अंबानी जीता के लाया, अदानी जीता के लाया, मल्टीनेशनल कंपनी जीता के लाए। एक मेरे बहुत क्लोज दोस्त है जो आरएसएस से ताल्लुक है, उनका जब एक हम लोग 4-5 लोग बैठे थे, उनका अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है राजस्थान में, और उन्होंने थोड़े राइटिस्ट आदमी है, आरएसएस से ताल्लुक नहीं बोलना चाहिए, राइटिस्ट आदमी है। तो हमारे डिनर की दावत थी, तो एक अमेरिकन एनआरआई आए थे, तो उन्होंने बहुत तारीफ कर रहे थे मोदी साहब की। तो मैं एक ही चीज बोला, देखिए मोदी करप्ट नहीं है पर्सनली, क्योंकि ना उनको बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, मगर जो इंसान अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, क्या हिंदुस्तान के साथ इंसाफ करेगा? मेरा एक हाँ, जो एक इंसान उसको बीवी को अपना राइट नहीं दिया, बीवी को गुमनामी में जिंदगी गुजारने दिया, क्या हिंदुस्तान का भला करेगा? तो वो जो लेडी थी अमेरिका से एनआरआई, वो बहुत बोलती थी, जहीर भाई आप सही बोल रहे हैं, मगर मोदी के वैसा। तो जो मेरे दोस्त थे वो अखबार चलाते हैं, बहुत बड़ा अखबार, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा क्या जहीर भाई आप मोदी करप्ट नहीं है बोल रहे हैं, मोदी के ये मैं बोला उसको ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना उसलिए करप्ट नहीं है, उन्हें आइडियोलॉजी पे चलेगा। तो उन्होंने कहे कि फिर 40,000 करोड़ कहां से आए मोदी साहब के इलेक्शन लड़ने के वास्ते? उन्होंने अपना जिक्र करे
मेरे अखबार को 80 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ, जिसमें से 20 करोड़ ब्लैक में व्हाइट में दिए जा रहे थे, 60 करोड़ ब्लैक में। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुला के ये कहा कि हम अब तक करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, हम 60 करोड़ ब्लैक में लेके कैंपेन कैसा चलेंगे बीजेपी का, लेट अस फॉरगो दिस कैंपेन, छोड़ देंगे हम कैंपेन। तो ऐसे भी लोग हैं जो हम समझते हैं राइटिस्ट है, मगर वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। अब आप बोलिए 40,000 करोड़ का अगर इलेक्शन कैंपेन है, तो क्या मेरे पे इन्वेस्ट करने वाला 40,000 करोड़ मेरे से 4 लाख करोड़ नहीं 40 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर सकता है? वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के वास्ते। आज मुकेश अंबानी ने 56 चैनल्स कंट्रोल करते हैं इस मुल्क में, टेलीविजन चैनल 56 चैनल्स में क्रॉस होल्डिंग है, उन्होंने जो चाहे वो न्यूज आएंगे, उन्होंने जो नहीं चाहे न्यूज नहीं आएंगे। तो मुझे 2 बड़े जर्नलिस्ट आके रिक्वेस्ट करे, सीमा मुस्तफा और जफर आका, कि आप ये डॉन है यूपी के वाराणसी से, उनसे बात करो। तो मैं बोला मेरा क्या ताल्लुक है डॉन से बात करना, मुख्तार अंसारी बोल के डॉन है। तो मैं बोला, तो बाजू के कैबिन में जो लोग थे, सुने खान साहब आप बहुत अच्छे इंसान है, ये डॉन वानों से किधर बात करते हो? वो डॉन का फोन नंबर, उनके भाई का फोन नंबर दे रहे थे, जैसे आप बात करो। तो बोले कि आप बात करने से पहले आपके एक दोस्त है दिल्ली में, उनसे बात करो। तो अरमान बोले, तो मैं जब स्टेयरकेस में इस्लामिक सेंटर से नीचे आया लंच लेके, तो वो अरमान दिखे, तो मैं बोला अरमान मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो पूछे क्यों जहीर भाई? तो मैं बोला ये मुख्तार अंसारी के भाई से बात करो बोल के इंसिस्ट कर रहे हैं लोग। मैं क्यों बात करूं? अरे भाई मत बात करो, आप डील हो गई है। तो क्या डील हुई? तो मोदी साहब 500 करोड़ प्रॉमिस करे हैं ये डॉन साहब को कि उन्होंने 38 सीट्स में मुस्लिम कैंडिडेट्स को ठहराए ताकि वो मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जीत के आ जाए। तो आप बोलिए इनका क्या इस्लाम से ताल्लुक, क्या मुसलमान से ताल्लुक? इनका ताल्लुक है सिर्फ कुर्सी से, पॉलिटिकल पावर से। तो हम गरीबों को ये पॉलिटिशियन से डरना चाहिए जो हमें होलसेल में बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं। आपको वो कपड़े धोने धोबी जैसा लेके जाके मारता है ना, वो कम्युनिटी को ऐसा होलसेल में मार मार के बेचते हैं। ये समझते हैं कि वो हमारे को साफ कर रहे हैं, वो अपने काले करतूतों को धो रहे हैं, वो हमारे को साफ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को ऐसे पॉलिटिशियन से बचना चाहिए। अब आप देखिए महाराष्ट्र में एमएम जाके लड़ी, किसका फायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? इतने हिंदूज के गॉड्स को, गॉडेसेस को गालियां दिए, क्या उसको शिवसेना नहीं रोक सकती थी? क्या बीजेपी नहीं रोक सकती थी? ये नहीं रोके उनको, क्योंकि उनका फायदा है इनमें। जब हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ेगा, मुस्लिम कम्युनिज्म ऑटोमेटिकली राइज होगा, दोनों आगे बढ़ेंगे। जब हिंदू कम्युनलिज्म डाउन होगा तो मुस्लिम कम्युनलिज्म डाउन होगा। हैंड में हैंड इन ग्लव है ये लोग कि दोनों हम राइज करते हैं। आप जाके देखिए, एक बार सीपीआई के फ्लोर लीडर एक असेंबली डिस्कशन में अच्छा बोले कि किशन रेड्डी भी बहुत हिंदुओं के बारे, हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहे थे, अकबर ओवैसी भी बहुत इस्लाम के बारे में बात कर रहे थे। तो सीपीआई के फ्लोर लीडर, नाम याद नहीं है मेरे को, वो आके टेलीविजन डिस्कशन है असेंबली में, अरे तुम लोग तो रोज कॉफी पीते, तुम लोग तो रोज लंच खाते साथ, तुम लोग बैठ के हिंदू मुसलमान का झगड़ा वही टेबल पे सॉल्व कर लो, क्यों असेंबलियों में इतने इश्यूज को उठाते? वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? वक्त प्रॉपर्टीज पे आप दोनों तो रोज बैठ के यहाँ बात करते हैं, क्यों नहीं करते? तो बात यह है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें ये समझते हैं कि जंगली जानवर है, हम जानवर हैं, हम कोई सोच समझ नहीं रखते, इसलिए हमको ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर हम सब मिले तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है हमें रोक सकती। शुक्रिया।